यमन से एक बड़ी खबर आई है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही जो पिछले कई महीनों से रेड सी और इजराइल पर हमले कर रहे हैं, अब खुद एक बहुत बड़े झटके का सामना कर रहे हैं। इजराइल ने सीधा हमला करते हुए हूतियों के प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्रियों को मार गिराया। यमन की राजधानी सना में माहौल पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ लोग अपने नेताओं के जनाजे की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हूतियों ने गुस्से में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के दफ्तरों पर धावा बोल दिया और कम से कम 11 यूएन कर्मचारियों को पकड़ लिया। अब सवाल यह है कि यह पूरा मामला केवल यमन और हूतियों तक सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को इसमें खींच लाएगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। यमन का हूथी इलाका जो पिछले कई दिनों से दुनिया की सुर्खियों में है, रेड सी यानी लाल सागर में जहाजों पर उनके मिसाइल हमले पहले से ही चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन अब मामला और गंभीर हो गया है क्योंकि इजराइल ने सीधा उनकी सरकार के दिल पर चोट की है। एक एयर स्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी समेत कम से कम 6 बड़े मंत्री मारे गए। इसमें विदेश मंत्री, बिजली मंत्री और पर्यटन मंत्री तक शामिल हैं। इतना ही नहीं, एक ताकतवर डिप्यूटी इंटरनल सिक्योरिटी चीफ भी मारे गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब हूती नेता अपने एनुअल परफॉर्मेंस की समीक्षा बैठक कर रहे थे। यानी इजराइल ने यह संदेश दिया है कि वो हूती नेतृत्व को बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहने देगा। इस हमले ने हूतियों के पूरे संगठन को हिला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की मौत का मतलब है विद्रोही सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। राजधानी सना में लोग बेहद गुस्से और दुख में हैं। वहीं सोमवार को सबका सामूहिक जनाजा सबीन स्क्वायर में होगा और वहां लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। इजरायली स्ट्राइक में जहां कई लोग मारे गए, वहीं कुछ बड़े नेता बच गए हैं, जैसे रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतफी सुरक्षित निकले हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर अब्दुल करीम अल हूथी जो ग्रुप के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक हैं, बैठक में मौजूद ही नहीं थे। इससे साफ है कि हूतियों के बीच भी अब अंदरूनी खींचतान बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ने यह हमला क्यों किया। दरअसल कुछ दिन पहले हूतियों ने इजराइल पर सीधा बैलिस्टिक मिसाइल दागा था, और वो भी क्लस्टर बम से लैस, और टारगेट था तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट। मिसाइल को रास्ते में ही रोक लिया गया, लेकिन उसके बाद पूरे सेंट्रल इजराइल और यरूशलेम में सायरन बज उठे। लाखों लोग बंकर और शेल्टर्स में भागे। ये 2023 के बाद पहली बार था कि हूतियों ने इतनी बड़ी मिसाइल से हमला किया। इजराइल ने इसे रेड लाइन माना है और जवाबी कार्रवाई की है। नतीजा ही वही हुआ जो सीधा हूती सरकार की मीटिंग पर स्ट्राइक हुई। आपको बता दें कि इसे बदले की कार्रवाई माना जा रहा है। इजरायली स्ट्राइक के तुरंत बाद हूतियों ने भी जवाबी कदम उठाए, लेकिन उनका गुस्सा सीधे यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों पर फूट पड़ा। वहीं रविवार सुबह उन्होंने राजधानी सना में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के दफ्तरों पर हमला बोल दिया। ऑफिस की इमारतों में घुसकर स्टाफ से पूछताछ की और कम से कम 11 यूएन कर्मचारियों को पकड़ लिया। इन सभी को अज्ञात जगह ले जाया गया और बाद में यूएन ने इस पर बयान जारी किया और कहा कि ये जबरन प्रवेश और कर्मचारियों की गिरफ्तारी बिल्कुल अस्वीकार्य है। सिक्योरिटी काउंसिल ने हूतियों से तुरंत और बिना शर्त सभी लोगों को रिहा करने की मांग की है। तो अब जरा सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री और मंत्रियों की मौत पर लोग मातम मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हूतियों ने यूएन के ऑफिस में ताला ठोक दिया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को क्यों निशाना बनाया गया। दरअसल हूतियों का तर्क है कि यूएन और दूसरी एजेंसियां अक्सर सऊदी अरब और उसके पश्चिम देशों के लाइन पर काम करती है, इसलिए वो इन्हें दबाव बनाने का एक जरिया मानते हैं। आपको बता दें कि सच्चाई क्या है, तो सच्चाई यही है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम यमनी को हो रहा है। जिन एजेंसियों पर रेड की गई वो खाने पीने का सामान, दवाइयां और बच्चों की मदद पहुंचाती थी। यानी हूतियों का यह कदम खुद उनकी जनता पर ही बोझ बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पूरे मामले पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि 11 स्टाफ की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। ग्यूटेरेस ने यह भी बताया कि हूतियों ने दफ्तरों में घुसकर जबरन ताले तोड़े, स्टाफ की पूछताछ की और यूएन की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया। ये पहली बार नहीं जब हूतियों ने ऐसा किया हो। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कई बार यूएन स्टाफ, सिविल सोसाइटी वर्कर और यहाँ तक कि बंद पड़े अमेरिकी दूतावास के लोगों को भी पकड़ कर रखा। और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हूतियों की छवि और भी खराब होती जा रही है। अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो हूती और रेड सी यानी लाल सागर का सीधा कनेक्शन निकलेगा। नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक हूतियों ने 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया। कभी मिसाइल, कभी ड्रोन से अटैक किए गए और इनमें से 4 जहाज डूब गए और कम से कम 8 नाविक मारे गए। हूतियों का कहना है कि उनका टारगेट सिर्फ वही जहाज है जो इजराइल या उसके व्यापार से जुड़े हैं। अब आपको बता दें कि इसका असर क्या हुआ। तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। तेल और माल ढुलाई वाले जहाज रेड सी के रास्ते से जाने से डरने लगे, शिपिंग रूट बदलने पड़े और इसके दाम बढ़ गए। यानी यमन के विद्रोही सीधे सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं। अब जो हमला हाल ही में हुआ उसका टारगेट था स्कारलेट ट्रे, एक ऑयल टैंकर। ये लिबेरियन झंडे वाला जहाज है, लेकिन उसकी ओनर कंपनी ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग है और ये कंपनी सीधे तौर पर इजरायली अरबपति इदान ओफर के कंट्रोल में है।
हूथियों ने आरोप लगाया कि यह जहाज इजराइल से जुड़ा है, इसलिए उस पर मिसाइल दागी गई। हालांकि अभी तक जहाज को कितना नुकसान हुआ ये साफ नहीं है। ब्रिटिश मिलिट्री की UKMTO एजेंसी ने बताया कि जहाज के पास धमाका हुआ और पानी में बड़ा स्प्लैश सुनाई दिया, यानी मिसाइल बहुत करीब से गुजरा। इस घटना ने साबित कर दिया है कि हूथी अभी भी रेड सी पर पूरी तरह एक्टिव हैं। अब आपको बता दें कि हूथियों के इस पूरे संघर्ष का सीधा रिश्ता ईरान से निकला है। दरअसल ये विद्रोही पूरी तरह ईरान समर्थित हैं और उन्हें हथियार, तकनीक और ट्रेनिंग वहीं से मिलती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय पर हूथियों पर लगातार हवाई हमला किया गया था, लेकिन फिर एक सीज फायर घोषित किया गया। हालांकि हाल के हमलों के बाद फिर से सब कुछ बदल गया है। अब इजराइल और हूथियों के बीच सीधा टकराव हो रहा है और पीछे पीछे अमेरिका और ईरान भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ यमन का नहीं, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को हिला सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ गाजा में इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला एक्टिव है और अब यमन में हूथियों का मोर्चा खुला हुआ है। यानी इजराइल तीन मोर्चे पर जूझ रहा है। ऐसे में रेड सी की लड़ाई और यूनाइटेड नेशंस पर हूथियों की कार्रवाई ने माहौल को और भी बिगाड़ दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि रेड सी से गुजरने वाला ट्रेड दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। अगर हूथियों का आतंक यूं ही चलता रहा तो इसका असर हर देश पर पड़ने वाला है। तेल के दाम से लेकर बाकी सामान तक सभी महंगे होंगे। यमन खुद भी इस पूरी स्थिति से बुरी तरह पीड़ित है। पहले से ही गरीबी, भूख और बीमारी से जूझ रही जनता अब और मुश्किल में है। राजधानी सना और उत्तरी इलाकों में लोग मानवीय मदद पर ही निर्भर हैं, लेकिन जब हूती खुद UN और एजेंसियों को बंद कर देते हैं तो जनता के लिए मदद पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कई गाँव में पहले से ही खाना और पानी की भारी कमी है। अस्पतालों में दवाइयों की भी किल्लत है और जब सरकार के बड़े नेता मारे जाएं तो विद्रोही प्रशासन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है। यानी यमन की जनता एक बार फिर सबसे ज्यादा कीमत चुका रही है। यूनाइटेड नेशंस और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब चिंता में है कि हूतियों का अगला कदम क्या होगा। अब तक उन्होंने सिर्फ 11 UN कर्मचारियों को पकड़ा है, लेकिन खतरा यह है कि वो और भी अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ को निशाना बना सकते हैं। इससे विदेशी एजेंसियां यमन से अपना काम पूरी तरह रोक सकती है और अगर ऐसा हुआ तो लाखों लोग भूखे मरने के कगार पर पहुंच जाएंगे। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ग्यूटेरेस और उसके कई देशों को कड़ा संदेश भेज रहे हैं कि हूती तुरंत अपने कदम पीछे लें। अब आपको बता दें कि गुरुवार को हुई स्ट्राइक और रविवार के रेड्स के बाद अब यमन पूरी तरह तनाव में है। राजधानी सना में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हूतियों ने अपने चेक पॉइंट्स बंद कर दिए हैं। हूती नेता खुलकर कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने फिर धमकी दे दी है कि इजराइल से जुड़े हर जहाज को डुबो दिया जाएगा और जब उनके नेता मारे जाएं तो उन्हें समर्थक और आक्रामक हो सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में रेड सी और वेस्ट एशिया का माहौल और ज्यादा गर्म होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यमन अब एक नए बड़े युद्ध के मैदान में उतरने वाला है। हूती पहले ही गाजा युद्ध को लेकर इजराइल को खुली चुनौती दे चुके हैं। अब जब उनके प्रधानमंत्री और मंत्री मारे जाएं तो जाहिर है कि बदले की कार्रवाई और भी तेज होगी। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस और मदद करने वाली एजेंसियां खुद खतरे में हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ रहा है और अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहें तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आखिर में आपको बता दें कि यमन का हूती इलाका इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इजराइल ने उनके नेताओं को मारकर एक बड़ा संदेश दिया है, लेकिन जवाब में हूतियों ने UN जैसी संस्थाओं पर ही हमला बोल दिया। असली नुकसान कौन उठा रहा है, ये सवाल खड़ा हुआ है। वहीं आम आदमी और आम जनता ही उठा रही है, जो पहले से ही भूख और गरीबी से जूझ रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर इस संकट को रोक पाएंगे या फिर टकराव और बढ़ेगा। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।